हेलो स्टूडेंट्स। मैं अभिषेक सक्सेना मैथमेटिक्स लेक्चरर आज सर्कल का लेक्चर नंबर 13 आपके सामने स्टार्ट करने जा रहा हूँ। लेक्चर नंबर 12 में हमने लास्ट कंसेप्ट पढ़ा था कि वृत्त की जीवा का समीकरण जो दिए गए बिंदु पर समद्विभाजित होती है। तो आज हम उसी पर क्वेश्चंस करेंगे और आगे थ्योरी कंटिन्यू करेंगे। सो सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे। वृत्त की जीवा का समीकरण जो दिए गए बिंदु पर समद्विभाजित होती है। एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपके सामने पहले डिस्कस कर रहा हूं, तो ध्यान से देखेंगे। वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 15 की जीवा का समीकरण जो दिए गए बिंदु 3,2 पर समद्विभाजित होती है। जो दिए गए बिंदु पर समद्विभाजित होती है। चलिए सिंपल क्वेश्चन है। वृत्त क्या दिया है आपका, ये वृत्त है और ये आपका बिंदु है। कल मैंने आपको बताया था जीवा का समीकरण क्या होता है जो दिए गए बिंदु पर समद्विभाजित होती है। जीवा का समीकरण होता है आपका t इक्वल टू एस वन। क्या लिखते हैं इसको हम, x1 प्लस y1 और इक्वल में आता है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। ये जीवा का समीकरण होता है। अब x1 की वैल्यू क्या है आपकी, ये आपका x1 है और ये आपका y1 है। तो रख दें बस केवल इसमें यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 3x प्लस 2y इक्वल में 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4। तो आंसर आ जाएगा 3x प्लस 2y इक्वल टू 13। ये आपका फाइनली क्या है आंसर। तो सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा इससे अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान से देखेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ सर्कल। वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर की उस जीवा का समीकरण जो बिंदु 3,2 से गुजरती है एवं वृत्त के केंद्र से अधिकतम दूरी पर है। अधिकतम दूरी पर है। चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं भाई। अच्छा क्वेश्चन है ये, पहले इसको सेट करें।
एक मिनट सभी स्टूडेंट, थोड़ा सा वेट करना। एक मिनट, पेज की सेटिंग। हाँ, अब देखें इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। क्वेश्चन में दिया क्या है आपको? क्वेश्चन में एक सर्कल है आपके पास, सर्कल दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, ये सर्कल दिया है। वृत्त की उस जीवा का समीकरण हमें ज्ञात करना है जो बिंदु 3,2 से होकर गुजरती है। कहाँ से होकर गुजरती है? बिंदु 3,2 से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर हमने ये पॉइंट ले लिया P3,2। ठीक है, अब एक इस टाइप के क्वेश्चन में अब क्या करेंगे, हम पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। एक सर्कल ड्रॉ कर लिए इस टाइप से। ठीक है, अब इसकी एक जीवा खींच दें आप। ये मैंने एक जीवा बना दिया। ये जीवा है आपकी पी क्यू। ये सेंटर है। सेंटर क्या है आपका? 0,0। सेंटर से ये एम बिंदु है आपका मिड पॉइंट। कौन सा बिंदु है? मिड पॉइंट। अब आप देखें, इसने ये बोला है कि OM अधिकतम होनी चाहिए, कि वृत्त की उस जीवा का समीकरण जो केंद्र से अधिकतम दूरी पर स्थित हो। कहाँ स्थित हो? अधिकतम दूरी पर। तो ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे कि देखिए इधर कि OM अधिकतम तब होगा, OM अगर अधिकतम है, ठीक है ना, तो PM न्यूनतम होना चाहिए। जैसे एक अगर हम अधिकतम कर, इसको अगर हम बढ़ाएं यहाँ पर ऐसे इस टाइप से अगर हम बना दें तो देखो OM बढ़ेगा तो P जो है वो कहाँ, किसकी तरफ मूव करेगा? M की तरफ मूव करने लगेगा। भाई ध्यान से समझना है, OM अगर हम बढ़ाते हैं तो PM क्या, PQ जो जीवा की लंबाई है वो कैसी होती जाएगी? छोटी होती जाएगी। कैसी होती जाएगी? जीवा की लंबाई छोटी होती जाएगी। जैसे जैसे हम इसको जीवा को हम नीचे लाएंगे तो OM बढ़ता जाएगा और PQ क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। तो बस यहाँ पर आपको इसी कंसेप्ट का यूज करना है कि यदि OM अधिकतम है होगा, अधिकतम होगा जब PM न्यूनतम होगा। PM कैसा होगा? न्यूनतम होगा। और PM न्यूनतम होगा तो जैसे जैसे आप इस जीवा को नीचे खिसकाते जाएंगे
तो जो P बिंदु है ये कहाँ की ओर मूव करता जाएगा, M की ओर मूव करता जाएगा। और जब ये M की ओर मूव करेगा तब उस समय OM बढ़ता जाएगा और PM घटता जाएगा। तो धीरे धीरे जैसे जैसे ये अधिकतम होगा तो ये इसकी सिचुएशन ये आ जाएगी इस जीवा की, मतलब ये जीवा एक स्पर्श रेखा का काम करने लगेगी और P जो बिंदु है वो कहाँ आ जाएगा, M के ऊपर आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, M के ऊपर आ जाएगा। मतलब M और P बिंदु कैसे हो जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे, कॉन्साइड हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, कॉन्साइड हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हम ये कंडीशन लिखेंगे कि OM अधिकतम होगा जब P व M समपाती हो जाएंगे। कैसे होंगे, समपाती होंगे। समपाती मतलब एक के ऊपर एक आ जाएंगे। तो उस कंडीशन में जो मिड पॉइंट है आपका P और M जब एक हो गए तो मिड पॉइंट जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, P। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर अब हम जीवा का समीकरण लिख सकते हैं। ध्यान से देखने सभी स्टूडेंट। तो जीवा का समीकरण हो जाएगा आपका T इक्वल टू S1। T इक्वल टू S1। तो T क्या आएगा, x1 प्लस y1 और इक्वल में क्या आ जाएगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका 3x प्लस 2y और इक्वल में आ जाएगा 9 प्लस 4। तो ये आ जाएगा आपके पास आंसर 3x प्लस 2y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो ये आपका फाइनली आंसर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पर आपको ध्यान रखना है, इस ऐसे ही हमें करना है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं आपके सामने अब डिस्कस करने जा रहा हूँ। सो प्लीज़ सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये ऑलरेडी कंपटीशन में भी आ चुका है पहले। चलिए क्वेश्चन क्या है आपका, बिंदु P, Q से निर्देशांक हैं किसी बिंदु के P, Q से वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई पर दो भिन्न जीवाएं खींची जाती हैं। खींची जाती है जो एक्स अक्ष द्वारा समद्विभाजित होती हैं। तो इसके 4 ऑप्शन लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। यहाँ पर याद रखना एक कंडीशन और दी है आपको कि P इंटू क्यू इज नॉट इक्वल टू 1। P और Q का गुणा 1 के बराबर नहीं है। अब पहला ऑप्शन है आपके पास कि मॉड ऑफ P बराबर है मॉड ऑफ Q। दूसरा ऑप्शन है P स्क्वायर इक्वल टू 8Q स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन है
पी स्क्वायर इज लेस देन 8q स्क्वायर, और चौथा ऑप्शन है पी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 8q स्क्वायर। ये चार ऑप्शन है आपके पास। चलिए क्वेश्चन को पहले अपन हाईलाइट करके समझते हैं क्वेश्चन क्या है। ये जैसे एक बिंदु है, इससे इस वृत्त पर दो भिन्न जीवाएं खींची जाती हैं। कैसी? दो भिन्न जीवाएं खींची जाती हैं जो एक्स अक्ष के द्वारा समद्विभाजित होती है। तो ये कंडीशंस हैं, इनमें क्या कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो सबसे पहले तो आप ये देखें इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आप देखें कि ये जो बिंदु है आपके पास, ये जो बिंदु दिया है ये वृत्त पर ही है। ये कहाँ पर है? वृत्त पर है भाई, ठीक है ना। मतलब बिंदु ए ले लेता हूं मैं, इधर बिंदु ए पी कॉमा क्यू वृत्त पर स्थित है। कहाँ स्थित है? वृत्त पर स्थित है ये। तो अब एक छोटा सा अपन जैसे चित्र बनाए, यहाँ पर ध्यान से देखना बेटा सभी स्टूडेंट। जैसे ये कोई वृत्त है, ठीक है, ये यहाँ पर बिंदु ए है, इससे दो भिन्न जीवाएं इस टाइप से, जो एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष है, के द्वारा समद्विभाजित होती है। तो कोई भी आप एक पॉइंट ले लें, दोनों के लिए सेम होगा। जैसे ये पॉइंट ले लिया मैंने बी। अब भाई चूंकि ये एक्स अक्ष पर है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? 0 होगा, मतलब h, 0 आ गया, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हम वृत्त की जीवा का समीकरण निकालेंगे जो h, 0 पर क्या हो रही है? समद्विभाजित हो रही है। कहाँ पर समद्विभाजित हो रही है? h, k पर, h, 0 पर समद्विभाजित हो रही है। और उसको हम कहाँ से पास कराएंगे? p, q से पास कराएंगे। तो चलिए सबसे पहले तो आप अच्छे से ढंग से वृत्त को लिख लें। वृत्त है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का पी एक्स माइनस का क्यू वाई और इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर आप लिखेंगे वृत्त की जीवा का समीकरण। समीकरण जो b h, 0 पर समद्विभाजित होती है। अब देखें इधर, अगर इस पे समद्विभाजित होती है तो कंडीशन लगा दें आप t इक्वल टू s1। t इक्वल टू s1 के अकॉर्डिंग क्या आएगा? hx प्लस xx1, y1 तो क्या है आपका? 0 है, तो ये पॉइंट तो आपका क्या आएगा? यहाँ पर 0 कर देता हूँ। माइनस का p, x को किससे रिप्लेस करते हैं? x प्लस h अपॉन 2 से रिप्लेस करेंगे हम। और यहाँ पर माइनस का q, y को किससे रिप्लेस करेंगे? y प्लस 0 अपॉन 2 से रिप्लेस करेंगे। और इक्वल में ये पॉइंट इस वृत्त में रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा? h स्क्वायर और माइनस का क्या आ जाएगा? ph। क्लियर? अब देखें इधर, यहाँ पर 2 आ रहा है तो 2 एलसीएम ले लें आप। सबसे पहले 2 एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 2hx। p का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का px और माइनस का ph। फिर q का मल्टीप्लाई y में करेंगे तो माइनस का qy। और इक्वल में जो एलसीएम वाला 2 था उसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2h स्क्वायर माइनस का 2ph। क्लियर?
अब चलें, अब इसको थोड़ा सा अपन सही ढंग से लिख लें, इन सभी डाटा को उस तरफ लेके चलें तो ये आ जाएगा 2h² माइनस का 2hx, ठीक है। ये pH उधर जाएगा तो एक माइनस का pH बचेगा, प्लस का qy बचेगा आपके पास, और प्लस का px बचेगा, और इक्वल में 0। अब आप देखें इधर ध्यान से, अब आप देखें कि ये जो वृत्त आया है आपका, ये जो वृत्त आपको दिख रहा है वो ये जो आपको जीवा का समीकरण दिख रहा है, ये कहाँ से होकर गुजरता है? जीवा बिंदु ए P, Q से गुजरती है। P, Q से गुजरती है तो रख दें इधर 2h², x की जगह p रखेंगे तो माइनस का 2ph माइनस का ph प्लस का q² आ जाएगा ये, और प्लस का ये आ जाएगा p², और इक्वल में क्या आ जाएगा 0। इक्वल में आ जाएगा आपके पास 0 आएगा। कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ हुई है क्वेश्चन में अपने से, माइनस का 2hx, एक मिनट हम ऊपर चल के एक बार चेक करते हैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा। कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं थोड़ी सी गड़बड़ हुई है क्वेश्चन में। ts1 माइनस का px आएगा, ठीक है, ये माइनस का px, ठीक है भाई, 2h² 2hx, चलिए ये 2h², ठीक है, 2hx सही है, माइनस का ph सही है, qy सही है, बिल्कुल करेक्ट है, कोई गड़बड़ नहीं है क्वेश्चन में। चलिए क्या आता है, 2h² माइनस का 3ph और प्लस का q² प्लस p²। अब यहाँ पर जो h होगा, h जो है वो वास्तविक है क्योंकि x अक्ष पर है, वास्तविक है, और अगर h वास्तविक है तो ये h के रूप में एक द्विघात समीकरण बन रहा है, तो इसका जो d होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, जो d होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, और d क्या लिखते हैं हम, b² माइनस का 4ac इज ग्रेटर देन 0। तो b² क्या आ जाएगा, 3p मतलब 9p² आ जाएगा, माइनस का 4, a की वैल्यू 2 आ जाएगी, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी, q² प्लस p², और ये ग्रेटर देन 0। तो ये आ जाएगा 8p² में 9p² जाएगा तो एक p² बचेगा, माइनस का 8q² इज ग्रेटर देन 0, देन p² इज ग्रेटर देन 8q²। सो फाइनली आपका आंसर कौन सा आ रहा है, देखें ऊपर ऑप्शंस में p² इज ग्रेटर देन 4q², मतलब फाइनली आपका जो आंसर है वो कौन सा है, 4th ऑप्शन है। ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, ये याद रखना, और ये कंपटीशन में भी आ चुका है आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको कुछ कंसेप्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ आगे।
ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट, ये मोस्ट कंसेप्ट है, इसमें मैं आपको कई चीज़ें बताऊंगा यहाँ पर, और काफ़ी बड़ा कंसेप्ट है। कॉमन टेंजेंट कॉमन टेंजेंट टू टू नहीं आएगा, ऑफ आएगा, ऑफ टू सर्कल। दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। काफ़ी मोस्ट कंसेप्ट है, सभी स्टूडेंट ध्यान रखें। कॉमन टेंजेंट ऑफ टू सर्कल, इससे आपका जेई मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए सबसे पहले केस फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। पहले हम दो व्रत ले लेते हैं, ठीक है, दो व्रत ले लेते हैं, फिर उसके थ्रू हम बताएंगे। माना दो व्रत, एक S1 व्रत है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g(x1) 2g1 x प्लस 2f1 y प्लस c1। और दूसरा व्रत है आपका S2 व्रत है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g(2x) प्लस 2f(2y) प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। इनके सेंटर हैं C1 और C2। इसका सेंटर है C1 माइनस का G1 माइनस का F1, ठीक है। इसकी रेडियस है R1 कंसीडर कर रहे हैं रेडियस को। और C2 सेकंड वृत्त का केंद्र है, माइनस का G2 माइनस का F2, और ये क्या है, त्रिज्या क्या है, R2 कंसीडर कर लिया, ठीक है। ये अब सबसे पहली कंडीशन ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। पहली कंडीशन क्या है आपकी, केस फर्स्ट, कर्सर कहाँ चला गया भाई, केस फर्स्ट, जब दो वृत्त ना तो स्पर्श और ना ही प्रतिच्छेद करेंगे। ना तो स्पर्श करेंगे और ना ही प्रतिच्छेद करेंगे। तो सबसे पहले तो इसके लिए जो कंडीशन होती है, जो C1 केंद्रों के जो बीच की दूरी होगी वो ज़्यादा होगी इनकी त्रिज्याओं के योग से। ये कंडीशन आपको याद रखना है कि C1 C2 जब बड़ा होगा R1 R2 से, तो उस समय वृत्त ना तो प्रतिच्छेद करेंगे और ना ही स्पर्श करेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो अब हम ड्रॉ करते हैं इसका चित्र कि किस टाइप से बनेंगे दो वृत्त। देखें इधर ध्यान से, दो वृत्त बनाएंगे। जैसे एक वृत्त है आपका ये,
और एक व्रत है आपका ये व्रत है, ये इसका केंद्र है और ये इसका केंद्र है, ये C1 और ये C2। अब आप देख सकते हैं यहाँ से, अरे यार गड़बड़ हो गया ना, देखो केंद्रों के बीच की दूरी, ये त्रिज्या तो आपकी R1 है और ये त्रिज्या आपकी R2। क्लियर? तो आप देख सकते हैं कि C1 और C2 के बीच की दूरी R1 और R2 के योग से ज़्यादा है। यहाँ पर ध्यान रखना है, इनके बीच की जो दूरी है सेंटर्स की, कहाँ गया कर्सर, कहाँ चल रहा है ये, ये चल रहा है। इनके जो सेंटर्स केंद्र के बीच की दूरी है वो D है। कितनी है? D है। ठीक है। अब आप स्पर्श रेखाएं देखें, इस कंडीशन में कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। चित्र आप लोगों को अच्छे से बनाना है। कर्सर फिर कहाँ चला गया यार, ये चल रहा है, देखो इधर। एक होगी इस टाइप से, एक स्पर्श रेखा है ये, और एक स्पर्श रेखा होगी आपकी, अरे ये होगी। ठीक है। एक स्पर्श रेखा आपकी इस टाइप से होगी, ये अलग पेन से बनाते हैं, इसको रेड से कर लेते हैं। आप लोग इसको तरीके से बनाएं थोड़ा सा इस टाइप से, और एक स्पर्श रेखा आपकी ये हो, मतलब इस कंडीशन में जो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी वो कितनी होगी? 4 होगी। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? 4। इसको मान लिया मैंने T पॉइंट। ठीक है। अब देखें इधर, ये जो ग्रीन वाली हैं, ये जो ग्रीन वाली टेंजेंट हैं, ये दोनों, इनको बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। इनको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है ना? और जो ये रेड वाली हैं आपकी, एक ये और एक ये, इनको बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। इसको बोला जाता है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है TCT और इसका शॉर्ट फॉर्म होता है DCT। क्लियर? तो इस कंडीशन में कितनी कॉमन टेंजेंट्स हैं आपकी? तो सबसे एक क्वेश्चन तो आपका यही पूछा जाता है कि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या बताओ। तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी आपकी? स्पर्श रेखाओं इस कंडीशन में की संख्या बराबर होगी 4। एक क्वेश्चन तो यहाँ से पुट अप होता है, इसको T है और ये पॉइंट ले लिया मैंने D। ठीक है। अब चलते हैं, D जो होता है वो
C1 और C2 को मिलाने वाली रेखा को R1 अनुपात R2 में बाह्य विभाजित करता है। जो D पॉइंट होता है वो R1 अनुपात R2 में बाह्य विभाजित करता है, और जो T पॉइंट होता है वो C1 और C2 को R1 अनुपात R2 में अंतः विभाजित करता है। कैसे विभाजित करता है? अंतः विभाजित करता है। तो यहाँ पर मैं लिखे देता हूँ, D के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, D के कोऑर्डिनेट्स वो आपके होंगे R1, यहाँ पर ये सेंटर आप मार्क कर दें, माइनस का G2 और माइनस का F2। गलत ले लिए, कठिन सेंटर ले लिए हैं हमने, साधारण सेंटर से भी काम चल जाता, ठीक है ना। और ये पॉइंट है माइनस का G1 और माइनस का F1। तो R1 अनुपात R2 में कैसे विभाजित करता है? बाह्य विभाजित करता है। तो यहाँ से क्या आएगा, माइनस का R1G G2 प्लस R2 G1 अपॉन में आ जाएगा R1 माइनस R2। दूसरा पॉइंट क्या आएगा, R1 माइनस का R1 F2 माइनस और प्लस का R2 F1 और अपॉन में आ जाएगा R1 माइनस R2। ये तो आपके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे किसके? D के। और T कैसे विभाजित करता है? अंतः विभाजित करता है। अंतः विभाजित कर रहा है तो क्या आ जाएगा, माइनस का R1 G2 माइनस, यहाँ पर जो पॉइंट है वो हमने सेंटर गलती कर दी ऐसे लेकर, चलिए कोई बात नहीं, सब करना ही है, ठीक है। तो ये आ जाएगा R2 G1 अपॉन में आ जाएगा R1 प्लस R2, और यहाँ से आ जाएगा माइनस का R1 F2 माइनस R2 F1 और अपॉन में आ जाएगा R1 प्लस R2। ये आपके D और T के निर्देशांक आ जाएंगे इस टाइप से। अब यहीं पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आप लोगों से कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ क्या होगी और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ क्या होगी। कॉमन टेंजेंट निकालने के लिए कोई टेंशन नहीं है, सीधा सा आप किसी भी एक वृत्त की स्पर्श रेखा माने और दूसरे वृत्त की कंडीशन को सेटिस्फाई करा दें, सीधा आपका क्या आ जाएगा, कॉमन टेंजेंट्स की इक्वेशन आ जाएगी। इन्हीं को ही हम शॉर्ट में एक नाम और बोलते हैं इन्हीं टेंजेंट का, ये होती है वाई स्पर्श रेखा, और ये जो होती है आपकी एल इन होती है, अंतः स्पर्श रेखा, ठीक है। चलें, अब हम लिख रहे हैं DCT की लंबाई L एक्सटर्नल बराबर क्या होता है, रूट ऑफ D स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। ये होती है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ। अब TCT की लंबाई क्या होती है, L इन इक्वल टू होता है D स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर। तो सुनिए, अब आपसे इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। पहला तो क्वेश्चन पूछेगा नंबर ऑफ टेंजेंट बताओ, तो नंबर ऑफ टेंजेंट कितनी है इस कंडीशन में, 4, ठीक है। आप सीधा इसका यूज करेंगे और इससे आप नंबर ऑफ टेंजेंट बता सकते हैं। दूसरा आता है आपका, दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन इसमें पुटअप होगा आपका, वो क्या आएगा, कर्सर कहाँ गया भाई, ये है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन आएगा उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा का समीकरण।
तो ये तो सिंपल है, किसी भी एक वृत्त की स्पर्श रेखा मानेंगे। तीसरा क्वेश्चन आएगा आपका एल एक्स और एल इनके ऊपर आएगा। तो मतलब तीन टाइप के क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं। और एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि दो वृत्त दिए हों और चार ऑप्शन दिए हों, प्रतिच्छेदी वृत्त हैं, अंतः स्पर्श करते हैं, बाह्य स्पर्श करते हैं और ना तो स्पर्श करते हैं और ना, तो इससे इस कंडी मतलब इससे टोटल चार टाइप के क्वेश्चंस आपके पुटअप किए जा सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं केस सेकंड की तरफ। 6 केस बनेंगे इसमें आपके। केस सेकंड, केस सेकंड क्या है, जब व्रत एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं। कैसे स्पर्श करेंगे बाह्य, तो निश्चित बात है इसके लिए जो कंडीशन आएगी आपकी वो क्या आएगी, केंद्रों के बीच की जो दूरी होगी वो त्रिज्याओं के योग के बराबर होगी। किसके बराबर होगी, त्रिज्याओं के योग के बराबर होगी। ये आपको याद रखना है। जब भी ये कंडीशन आती है, जब भी ये आएगा तो व्रत एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करेंगे। तो चलिए अब थोड़ा सा एक चित्र बना के समझाए देते हैं आप लोगों को। जैसे एक व्रत ये है और एक व्रत ये है। ये दो व्रत हैं। तो अब इस कंडीशन में टोटल कितनी टेंजेंट होंगी, देखें। इस टाइप से, और एक ये, मतलब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट तो दो होंगी। ये दोनों ही क्या हैं आपकी, ये दोनों ही क्या हैं आपकी, DCT। अब एक कॉमन टेंजेंट जो होगी आपकी वो ये होगी, इनके जो स्पर्श बिंदु होगा उस पर ये होगी। मतलब कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं इस कंडीशन में, भाई इस कंडीशन में कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। इस कंडीशन में जो स्पर्श रेखाएं होंगी ये आपकी TCT है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो एक तो TCT है और दो DCT हैं। तो इस कंडीशन में उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या बराबर कितनी होगी, 0। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी, 3 होगी, ठीक है। और अगर हमें कॉमन टेंजेंट निकालना है, अगर इस कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन निकालना है, इस वाले कॉमन टेंजेंट की, ध्यान से देखें, इस वाले अगर कॉमन टेंजेंट की जो इक्वेशन होगी वो आपकी होगी S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। इस वाले कॉमन टेंजेंट ब्लैक वाले TCT, तो TCT की इक्वेशन ये होगी। क्लियर। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स आपकी कितनी होंगी, जो क्वेश्चंस आपसे पुटअप होता है वो ये इसी पर ही रहता है। और
इस साल भी जेई मेंस में इससे क्वेश्चन आए थे, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट पूछी थी। तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट आप सीधे ही निकाल सकते हैं, केवल और केवल आपको इन कंडीशंस को चेक करना है। C1 C2 निकालें आप, दोनों केंद्रों के बीच की दूरी, त्रिज्याओं का योग निकालें, अंतर, फिर आप देख लें कि वृत्त बाह्य अंतः किस टाइप से स्पर्श कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स इतनी होगी। चलिए नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ते हैं भाई। केस थर्ड, केस थर्ड, जब व्रत प्रतिच्छेद करते हैं। भाई जब व्रत प्रतिच्छेद करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, मॉड ऑफ R1 माइनस R2 छोटा होगा सेंटर के बीच की दूरी से, और सेंटर के बीच की दूरी छोटी होगी R1 प्लस R2 से, मतलब त्रिज्याओं के योग से। तो ये कंडीशन है आपकी इस केस में, ये आपको आप जनरली सीधा चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें किसी भी प्रकार की। अब भाई जब व्रत एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो व्रत कैसे बनेंगे आपके, देखो अरे यार ज़्यादा बड़ा हो गया भाई ये तो, और एक व्रत है आपका ये, जब व्रत ये C1 सेंटर है और ये C2 है, आप देख सकते हैं दोनों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के अंतर से तो बड़ी है और उनके योग से छोटी है। इस कंडीशन में जो आपकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं होंगी, एक तो ये होगी, और एक, मतलब दोनों ही DCT हों। ओवरऑल हम कह सकते हैं यहाँ से कि दोनों ही उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं आपकी क्या होंगी, DCT होंगी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट 2 होंगी। और TCT कितनी होंगी, TCT नहीं होगी, 0, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो यहाँ पर अब आप लिख दें सीधा, उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या बराबर कितनी होगी, 2। इस कंडीशन में जो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्याएं होंगी वो कितनी होगी, 2 होगी। और व्रत एक दूसरे को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेंगे, ये ए पॉइंट है और एक आपका ये बी पॉइंट, और इसको हम बोलते हैं दोनों व्रतों की उभयनिष्ठ जीवा। अरे यार आप लोग सही ढंग से बनाएं, टाइम खराब हो जाएगा, मैं मिटाऊंगा इसको। तो ये होता है आपका जब दो व्रत प्रतिच्छेदी हो। अब नेक्स्ट आती है कंडीशन आपकी, ध्यान से देखेंगे, केस फोर्थ, केस फोर्थ, जब दो व्रत एक दूसरे को अंतः स्पर्श करें, जब दो व्रत एक दूसरे को अंतः स्पर्श करें,
भाई जब दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करेंगे तो निश्चित बात है जो वृत्त होंगे आपके, चलिए देखिए इधर, एक वृत्त तो आपका ये है, ठीक है, और एक वृत्त आपका ये, ये एक दूसरे को क्या अंतः स्पर्श कर रहा है। अब अंतः स्पर्श करेंगे तो इनकी जो उभयनिष्ठ रेखा होगी वो स्पर्श रेखा वो ये होगी, ये C1 है और ये क्या है आपका C2 है, C1 और ये C2, इससे इसको मिला दिया, क्लियर। अब आप देखें ये इस इसमें कंडीशन केस क्या आएगा कि C2 ये R2 है और ये यहाँ से लेके, सॉरी ये कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये R1 है, ठीक है। तो ये दूरी क्या होगी R1 माइनस R2 होगी, मतलब यहाँ से जो कंडीशन आएगी वो क्या आएगी, C1 C2 बराबर होगा मॉड ऑफ R1 माइनस R2। R1 मॉड में इसीलिए लगाते हैं क्योंकि दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। तो C1 C2 अगर बराबर है R1 माइनस R2 के तो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करेंगे और इस कंडीशन में उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या बराबर 1 होगी। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। चलिए लास्ट केस और यहीं पर हम डिस्कस कर लेते हैं फटाफट, क्योंकि वो और जब एक वृत्त दूसरे के अंदर होगा, जब वृत्त मतलब उस कंडीशन में, देखें मैं चित्र बनाए देता हूँ, चित्र से आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। एक वृत्त ये है, एक वृत्त ये है, मतलब वृत्त एक दूसरे के, जैसे ये C1 है और ये आपका C2 है, अंदर स्थित हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा आपका कि C1 C2 त्रिज्याओं के अंतर से छोटा होगा, C1 C2 त्रिज्याओं के अंतर से कैसा होगा, छोटा होगा। इस कंडीशन में जब वृत्त ना तो अंतः स्पर्श नहीं करते हैं और एक दूसरे के अंदर होते हैं, तो इस कंडीशन में आपकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या बराबर क्या होगी, 0। इस समय कोई भी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का अस्तित्व नहीं होगा। तो ये आपका था जब दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य अंतः स्पर्श करते हैं उनकी कंडीशंस, और प्लस उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या पर था। चलिए मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर और बता दूँ, केस फर्स्ट से ही हम वापस चल रहे हैं। पहला ही केस थोड़ा सा तगड़ा है, फिर उसके बाद तो कोई ऐसी ज़्यादा टेंशन नहीं है। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ साइड में मैं लिखे देता हूँ, यहाँ पर एंगल बिटवीन DCT डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के मध्य कोण क्या होता है, 2 साइन इनवर्स मॉड में R1 माइनस R2 अपॉन T। सीधे भी निकाल सकते हो आप, अगर
और एंगल बिटवीन टी सी टी क्या होता है? एंगल बिटवीन टी सी टी होगा आपका 2 साइन इनवर्स R1 प्लस R2 अपॉन डी। R1 प्लस R2 अपॉन डी। ये कब होगा भाई? जब दोनों वृत्त, जब उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं कितनी होंगी? 4 होंगी। ठीक है। दूसरी कंडीशन में यहाँ पर केस सेकंड में आ जाएं हम, अगर इस कंडीशन में डी सी टी 2 है, तो एंगल बिटवीन डी सी टी, एंगल बिटवीन डी सी टी क्या आएगा? 2 साइन इनवर्स मॉड में R1 माइनस R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये होता है आपका क्या? एंगल बिटवीन डी सी टी। ठीक है। टी सी टी 1 है तो एंगल बनेगा नहीं। चलें, केस थर्ड पर बात करें अगर अपन, केस थर्ड पर बात करें तो एंगल बिटवीन डी सी टी, एंगल बिटवीन डी सी टी क्या होगा इस कंडीशन में? 2 साइन इनवर्स R1 माइनस R2 अपॉन में डी। ये एंगल बिटवीन क्या होगा? डी सी टी होगा, और टी सी टी तो होगा ही नहीं, तो इस कंडीशन में टी सी टी है ही नहीं, तो एंगल कुछ नहीं होगा। हम केस सेकंड में ऐसे बोल सकते हैं यहाँ पर कि एंगल बिटवीन टी सी टी क्या होगा? कोई अगर पूछता है एंगल बिटवीन टी सी टी, तो इक्वल टू हम पाई बोल सकते हैं। कितना बोल सकते हैं? पाई। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है केस इसके लिए, इस कंडीशन में एक ही रेखा है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। कौन सी है? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, तो एंगल, अब एक ही रेखा है तो एंगल बिटवीन डी सी टी क्या होगा? एक ही है तो एंगल बिटवीन डी सी टी क्या होगा? पाई होगा। और आपकी फिफ्थ कंडीशन में कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ना तो एंगल हो नहीं हो सकता है, क्योंकि जब स्पर्श रेखा ही नहीं है तो एंगल भी नहीं होगा। तो अब सभी स्टूडेंट्स को इन कंडीशंस को याद रखना है। इन पर अभी हम इन्हीं आगे अपने लेक्चर नंबर 13 में, वो सॉरी शायद लेक्चर नंबर 14 होगा अपना। अब नेक्स्ट लेक्चर नंबर 14 में हम उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई, दो वृत्तों के मध्य कोण ज्ञात करना, इनको ख़त्म करेंगे। फिर देन हम क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। तो हाँ, आज लेक्चर नंबर 13 चल रहा है। लेक्चर नंबर 14 में अब हम और चीज़ें डिस्कस करेंगे। सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि इन कंडीशंस को अच्छे से पढ़ लें। इन कंडीशंस से इस साल भी जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था, और हर साल पूछा जाता है उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या पर। तो आप अच्छे से सारी कंडीशंस को याद कर लें, और क्वेश्चंस ज़रूर प्रैक्टिस करते रहें। क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर बहुत आवश्यक है भाई। जब तक आप क्वेश्चंस नहीं करेंगे तब तक आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर नहीं होगा। और किसी स्टूडेंट को अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं अपना नंबर आप लोगों के को शेयर कर ही चुका हूँ, बता चुका हूँ। आप कॉल करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।